नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। ये फ्राइडे नाइट्स का चौथा एपिसोड है। अगर अभी तक आप सभी ने इसके बाकी एपिसोड नहीं सुने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप वो कहानियाँ भी सुन लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं जो आप सभी को आज बताने जा रही हूँ वह बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरी स्टडी पूरी हो चुकी थी, मेरी दीदी की शादी भी हो गई थी। अब ले दे के घर वालों को मेरी शादी की पड़ी थी। हमारे ही रिलेटिव में एक लड़का था सागर। घर वाले चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया था ये चलते हुए। मैं बहुत परेशान थी कि कैसे इनको मनाऊं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी एक बात ना मानने से घर वालों का व्यवहार बदल रहा था काफ़ी हद तक। अब भला मुझे प्यार शब्द सब बेकार लगता था, क्योंकि मैं पहले ही एक लड़के से धोखा खा चुकी थी जिसका नाम समीर खान था। अब भला मुश्किल तो थी क्योंकि मैं हिंदू और वो मुस्लिम, और फिर मानता भी कौन। अब रोज रोज की लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे थे शादी को लेकर। घर में लड़ाई हो रही थी। मम्मी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया तुझे, क्यों नहीं चाहती शादी करना तू? जानती है हमारे में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, एक दिन तो तुझे भी शादी करनी ही है। तो मैं चिल्ला के कह पड़ी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तभी पापा को मेरा तेज आवाज में मम्मी से बात करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने झट से मेरे मुंह पे 2 तमाचे लगा दिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं रोते हुए जाके छत पर बैठ गई। मैं रोने ही लग गई थी कि मुझे एक हल्की सी आवाज़ आई धीरे से, रिया। मैं चौंक गई और बोली कि कौन है। मुझे लगा शायद मेरा भाई आया है सौरभ मुझे मनाने, मगर ऐसा नहीं था। मैं फिर से उदास बैठ गई और आंखों से आंसू गिरने लगे कि फिर से आवाज़ आई, रिया। इस बार मेरे सामने कोई था। हाँ, वो बहुत सुंदर था। मैं उसको देख के अचानक चौंक गई। तुम कौन हो? यहाँ कहाँ से आए मेरे घर में? ये मेरा घर है, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं डरी हुई थी, फिर भी मैंने पूछा तो वो बोला, घबराओ मत, मेरा नाम जुबेर है, मैं एक जिन हूँ। ये हमारी नमाज का वक्त था और मैंने तुम्हें इस वक्त इतनी रात को रोते हुए देखा तो मैं आ गया। मगर तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर से बहुत डरी हुई थी, मगर मैं करती भी क्या, मानो जैसे मैं उस वक्त उसके वश में हूँ। वो उस वक्त मुझे सबसे अच्छा, सबसे सच्चा लग रहा था। इतने में ही उसने कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कैद में तुम्हारा गुलाम हूँ। अब मैं सोचने लग रही थी कि मैं क्या करूँ, ये क्या नई मुसीबत आ पड़ी। आखिर मैंने बड़ों से सुनकर रखा था कि सामने कभी जिन या कोई बुरा साया पड़ जाए तो उसको प्यार की भाषा में फंसा के उससे बचा भी जा सकता है। उस दिन पूरी रात हम दोनों की छत पर ही गुजरी। 4 बजने वाले थे, उसके जाने का वक्त नज़दीक आ रहा था। तभी उसने कहा कि बताओ तुम क्या चाहती हो। मानो मैं जैसे मौके की तलाश में थी और मैंने तभी कहा, जुबेर तुम चले जाओ, कभी लौट के मत आना। ये सुनते ही उसने कहा, इतना बड़ा धोखा, इसलिए तुम इंसान बहुत मतलबी होते हो। मगर मैं रो रही थी और उस वक्त हो गया था, इसलिए वो अचानक से गायब हो गया। 2 दिन बीत चुके थे। मुझे लगा शायद वो चला गया, क्योंकि फिर वो उसके बाद आया ही नहीं। मगर मैं गलत थी, वो गया ही नहीं था। अब मुझे हर वक्त महसूस होता था कि मेरे पास कोई है। किचन में काम करते हुए मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है। अचानक से बैठे हुए कोई मेरे कंधे पे हाथ रखता है। मैं देखती हूँ तो कोई नहीं होता। अब धीरे धीरे कोई मुझसे बात करने लगता है। मैं अकेले में हंसती, बातें करती और अचानक से चौंक भी जाती। अब घर वाले कहने लगे कि क्या नाटक करती रहती है तू बैठे हुए घर में। उन्हें कुछ नहीं बताया मैंने। वैसे भी बताती भी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मेरा एक दोस्त वो हमेशा कहता, क्या बात है यार, तू बताती नहीं। मगर मैं बताना चाहती थी, पर मुझे पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा मजाक ही करेगा। इसलिए वो जब भी कहता कि चल अब बता भी दे, तो मैं मजाक में बात बदल देती थी। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई डायरी लिख रही थी कि मुझे वही आवाज़ आई, रिया। मैं अचानक से उठ गई। मैं वो आवाज़ पहचान चुकी थी, मगर जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, क्या रिया,
कितना डरती है तू? कुछ नहीं, चल अपनी शायरी बनाते हैं। मैं फिर से अपनी डायरी में लग गई। समय रात के 2 बजे के आसपास का ही टाइम था कि मुझे लगा किसी ने मुझे पकड़ रखा है पीछे से। मैं जल्दी से पीछे पलटी तो कुछ नहीं था। मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से लाइट ऑफ करके सो गई। तभी मुझे सपना आया कि वही जुबेर मेरे करीब आ रहा है और मैं उसको रोक रही हूँ, मगर वो मान नहीं रहा था और बस ज़बरदस्ती किए जा रहा है। वो सपना इतना अजीब था कि मैं बता नहीं सकती, मगर सपने में मैं उसको हटा रही थी और मुझे दर्द भी हो रहा था। जब अगले दिन मैं उठी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जो दर्द मुझे सपने में हो रहा था वो सच में भी हो रहा था। मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैं किसी को बिना कुछ बताए ही चुपचाप बैठी ही थी कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मगर मैंने उसके इतना पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी। और अब ये मेरे साथ रोज रात को हुआ करता था। मैं उसको सपने में रोज मना करती पर वो नहीं मानता और अगले दिन मेरे लिए कहर बन टूटता मुझ पे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने जाके अपनी एक पड़ोस की भाभी को सब बताया तो उन्होंने कहा, रिया डरो मत, मैं किसी को जानती हूँ, वो बाबा सब ठीक कर देंगे। और वो मुझे उनके पास ले गई। मैंने वहाँ जाके बाबा को सब कुछ बता दिया। मौलवी बाबा ने कहा, अल्लाह रहम करेंगे बेटा, डर मत। यह कहते हुए उन्होंने एक सफ़ेद पत्थर सा मेरे हाथ पे रखा और कहा कि मुट्ठी बंद कर लो और आँख भी बंद कर लो। मैंने जैसे ही आँख बंद की मुझे रात का सब कुछ याद आने लगा और मेरी आँख से आंसू निकल पड़े। तभी बाबा ने कहा कि मुट्ठी खोलो। मैंने देखा कि वो वाइट पत्थर एकदम से काला हो रखा था। फिर बाबा ने मुझे एक धागा बना के दिया जो अभी तक मेरे पाँव में है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैंने ये बात अभी तक अपने और अपनी भाभी के अलावा किसी को नहीं बताई थी। अब सागर से मेरा रिश्ता हो चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कभी वो जुबेर जिन नज़र नहीं आया। तो दोस्तों यह थी रिया जी की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। भाई भाई देख जल्दी आ यहाँ, भाई जल्दी आ। कल ही अपना 18वां जन्मदिन मना चुकी रोशनी ने आवाज़ देकर अपने भाई को बुलाया। वो अभी अपने घर की तीसरी मंजिल पर बने केवल एक कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। क्या हुआ दी, मैं यहीं तो हूँ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? कहता हुआ सार्थक रूम के अंदर आया। उसके हाथ में एक ड्राइंग शीट थी जिस पर गहरी काली पेंसिल से एक हथियार नुमा कुछ बना हुआ था। सार्थक भाई देखना, वहाँ आज फिर से आग की लपटें उड़ती दिखाई दे रही हैं। सार्थक, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं ये तीसरी बार देख चुकी हूँ। हर महीने की अमावस्या को यहाँ आग की लपटें दिखाई देती हैं। अच्छा सार्थक ये बता अभी कितने बजे हैं? खिड़की से बाहर झांक रही रोशनी ने सार्थक की ओर देखते हुए पूछा। अभी दी, अभी तो 10 बज रहे हैं। चलो ना दी, ये सब छोड़ो और नीचे चलते हैं, वरना माँ बहुत डांटेंगी। सोने का समय हो रहा है। घड़ी देखते हुए सार्थक बोला और नीचे जाने लगा। रुक भाई, सुन ना यार, मेरी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है। आखिर वहाँ क्या है और ये आग क्यों जलती है, और वो भी इतनी ऊपर तक कैसे? सार्थक को रोकते हुए वहाँ जाने की इच्छा जताते हुए रोशनी बोली, नहीं दी, वहाँ मत जाना, पता नहीं वहाँ क्या हो। सुना है अमावस्या वाले दिन भूत पिशाच चुड़ैल सब शैतान की उपासना करते हैं, और तो और वो लोग अमावस्या वाले दिन रात को 12 बजे नर बलि भी देते हैं। ना बाबा ना, वहाँ जाना तो दूर, मैं तो वहाँ जाने की सोचूंगा भी नहीं, और आप भी मत सोचना। मुझे पता है आपको नई नई चीज़ें देखने और सुनने का शौक़ है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अपनी आंखें बड़ी कर रोशनी को देखते हुए सार्थक ने वहाँ जाने को मना कर दिया। क्या रे सार्थक, डरपोक कहीं का, देख मैं तो माँ से छुपकर जा रही हूँ, अगर तुझे आना है तो आ जा। कहते हुए रोशनी सार्थक के सर पर एक टपली मारी और रूम से बाहर आ गई। रोशनी जैसे ही बाहर जाने को निकली वैसे ही सार्थक के हाथ में जो ड्राइंग शीट थी उससे उसका हाथ छू गया। रोशनी तो निकल गई, लेकिन अचानक ही उस शीट पर बनी ड्राइंग सुनहरे रंग से चमकने लगी थी, जिसे सार्थक नहीं देख पाया। रोशनी और सार्थक दोनों भाई बहन थे जो बचपन में तो बहुत झगड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन दोनों के बीच स्नेह बढ़ता गया। वो दोनों भाई बहन तो थे, लेकिन सौतेले। हाँ, वो सौतेले भाई बहन थे।
रोशनी जब 3 महीने की थी तभी उसकी माँ चल बसी। उसकी माँ के मरने के 3 महीने बाद ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सार्थक रोशनी से 2 साल ही छोटा था। सार्थक की माँ ने कभी भी रोशनी को प्यार नहीं किया, लेकिन सार्थक के कारण वो उसे कुछ कहती भी नहीं थी। घर में रोशनी और सार्थक की माँ दोनों अजनबियों की तरह ही रहा करते थे, लेकिन रोशनी के साथ सार्थक था तो उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। इन दोनों के पापा बाहर रहते थे। अभी 3 महीनों पहले ही इन्होंने इस शहर में एक 3 मंजिला खाली पड़ा मकान खरीदा था, वो भी बहुत कम कीमत पर, क्योंकि इसके आसपास कब्रिस्तान बने हुए थे। रोशनी रूम से बाहर निकल गई थी। सार्थक भी अपने हाथ में पड़ी शीट को वहीं कुर्सी पर रखकर रोशनी के पीछे पीछे चला गया। दी रुको ना यार, चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ, आपको अकेले तो जाने नहीं दे सकता। कहते हुए दौड़ता हुआ सार्थक रोशनी के पास आ गया और वो दोनों नीचे की तरफ चले गए। इधर वो ड्राइंग शीट अचानक ही उड़कर खिड़की के पास आ गई। देखते ही देखते खिड़की का कांच पिघलने लगा और जमीन पर बहने लगा था। रोशनी और सार्थक दोनों धीरे धीरे बिना पैरों की आवाज़ किए जैसे ही बाहर निकलने के लिए घर के दरवाजे की तरफ बढ़े, वैसे ही रोशनी को याद आया कि वो अपना फ़ोन वहीं ऊपर कमरे में भूल आई है। वो सार्थक को रुकने का बोलकर वापस ऊपर की तरफ चली गई। जैसे ही वो ऊपर आई वैसे ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कुछ है। तीसरी मंजिल पर बस एक कमरे के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन लाइट ऑन नहीं होने के कारण कुछ नहीं दिखा। मन का वहम समझकर रोशनी ने लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ की लाइट ऑन होकर तेज रोशनी के साथ वापस बंद हो गई। ये सब छोड़ वो अंदर कमरे में गई और एकदम से फिसल कर गिर गई। पूरा पिघला हुआ कांच रोशनी के शरीर पर चिपक गया। वो उठी और खुद को साफ किया। उसे लगा कि शायद यहाँ पानी गिरा हो। उसने अंधेरे में ही अपना मोबाइल खोजा और उठाकर जैसे ही रूम के बाहर आने लगी, वैसे ही उसकी नज़र उस शीट पर गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो शीट खिड़की के कान से चिपकी हुई हो। हे भगवान, ये सार्थक पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कहते हुए उसने वो शीट वहाँ से हटाई और टेबल पर रख कर चली गई। खिड़की का कांच पूरी तरह पिघल चुका था। रोशनी ने वो शीट टेबल पर रखी, लेकिन रोशनी के वहाँ से निकलते ही वो शीट तेजी से उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गई। रोशनी और सार्थक निकल चुके थे उसी दिशा में जहाँ इन लोगों ने आग देखी थी। दी, क्या आपको भूत प्रेत पर विश्वास है? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अगर सच में ऐसा हुआ तो? सार्थक ने अपनी बहन रोशनी के साथ चलते हुए पूछा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोशनी ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक उसके सामने आ गई। सार्थक, मैं तुझे खा जाऊंगी, हा हा हा। एक अजीब सी आवाज़ से बोलते हुए रोशनी बिखरे बाल आंखों के सामने आए हुए चेहरे पर शैतानियत लिए सार्थक के सामने आकर खड़ी हो गई। दी, सार्थक जोर से चिल्लाया और भागने ही वाला था कि रोशनी उसका हाथ पकड़कर हंसने लगी। अबे बुद्धू, मैं ही हूँ, बस तुझे डरा रही थी बे। कहते हुए रोशनी ने अपने बाल सही किए और सार्थक को शांत किया। क्या दी, डरा दिया? कहते हुए सार्थक ने फिर से रोशनी का हाथ थाम लिया और दोनों उस ओर बढ़ते गए। आग की लपटें उन्हें बहुत करीब से दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते वो बहुत पास पहुंच गए थे। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वो लपटें एक कब्रिस्तान से आ रही थी। वो दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे कब्रिस्तान की सीमा पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो सीमा तक पहुंचे, वैसे ही एक चमगादड़ों का झुंड बहुत तेज चित्कारे करता हुआ वहां से उड़ गया। अचानक से वो तेज आग की लपटें धीरे होने लगी थी। जैसे जैसे वो कम हुई, वैसे वैसे उन्हें वहाँ आकृति दिखाई दी। वो शायद कुछ पूजा पाठ कर रही थी। उसे देखकर रोशनी को याद आया कि सार्थक ने उसे कहा था कि कब्रिस्तान में शैतान की पूजा की जाती है। कुछ सोचकर रोशनी आगे बढ़ी, लेकिन उसके आगे बढ़ते ही कब्रिस्तान पूरा का पूरा हिल उठा। पेड़ पर बैठे उल्लू चमगादड़ के झुंड चिल्लाने लगे और उड़ते हुए उन दोनों के आसपास मंडराने लगे। कोई कोई उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये क्या, जैसे ही रोशनी का हाथ किसी उल्लू या चमगादड़ को छूता वो वहीं गिर जाते और मर जाते। लेकिन इस बात का ध्यान ना तो रोशनी ने दिया ना ही सार्थक ने। जैसे तैसे वो आगे बढ़े। वो दोनों डरते डरते एक एक कदम सावधानी से बढ़ा रहे थे कि अचानक एक पेड़ से उन दोनों के सामने एक चुड़ैल लटक गई। दोनों ही चिल्लाते हुए पीछे हो गए।
वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक चित्रकार के साथ उन दोनों के सामने आ गई। दिखने में वो एकदम बड़ी चमगादड़ जैसी लग रही थी और चेहरा एकदम काला सड़ा हुआ और अपनी लाल आंखों से देखते हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो दोनों धीरे धीरे पीछे हुए जा रहे थे। अचानक वो चुड़ैल रोशनी पर झपट पड़ी, लेकिन खुद ही एक चीख भरते हुए उन दोनों से बहुत दूर जा गिरी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि बहुत से पिशाचों और चुड़ैलों ने उन्हें घेर रखा है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हुए उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। डर के मारे दोनों के हलक सूख चुके थे। दी मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्यों आए यहाँ पर? यदि माँ को पता चल गया तो क्या होगा? सार्थक डरते हुए बोला। सार्थक, जिंदा रहेंगे तो माँ को पता चलेगा ना। अभी तो यहाँ से बचने के बारे में सोचो। रोशनी उन सब चुड़ैलों को देखती हुई बोली। तभी रोशनी को उन चुड़ैलों के बीच से ही उसे निकलने के लिए जगह दिखी। सार्थक, भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। कहते हुए रोशनी ने सार्थक का हाथ पकड़ा और भागते हुए पिशाचों और चुड़ैलों के बीच से निकल गए। वो भागने लगे, लेकिन अचानक ही भागते भागते एक कब्र से टकराकर दोनों ही नीचे गिर गए। सार्थक झट से वापस खड़ा हो गया और रोशनी को हाथ देकर खड़ा किया। जैसे ही रोशनी खड़ी होकर आगे बढ़ी, वैसे ही कब्र से एक काला सा कुछ बड़ा सा हाथ निकला और रोशनी के पैर को पकड़ लिया। रोशनी और सार्थक की चीख निकल गई। रोशनी खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रोशनी ने अपना हाथ उस हाथ को छुआ, वैसे ही वहां से एक भयानक चीख निकली और वो हाथ जल गया। यह देख रोशनी और सार्थक दोनों हैरान रह गए। दी, ये क्या हुआ था? आपने जैसे ही हाथ लगाया वो हाथ जल कैसे गया? क्या आप में कुछ शक्तियां हैं या ये सिर्फ इत्तेफाक है? सार्थक ने हैरानी से पूछा। तभी अचानक हवाएं चलने लगी, बहुत तेज, और अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। बहुत दूर से एक उड़ती हुई चीज आती हुई दिखाई दी, जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वो आग की लपटें फिर से तेज हो गई थी। चारों तरफ भयानक माहौल हो गया था। तभी एक बहुत खतरनाक आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। हा हा हा, आज मेरा 100 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है। इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। आज शैतान को प्रसन्न कर मैं बहुत सी शक्तियां अर्जित करने वाली हूँ। कहता हुआ एक काला सा साया उन्हें उस आग की लपटों के बीच दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वो आग की लपटें और वो काला साया उन दोनों के काफी करीब आ गया था। वो दोनों भूत बने ऐसे ही खड़े यह सब देख रहे थे। जरूरत थी मुझे तुम दोनों इंसानों की। ये कायनात भी यही चाहती है कि मैं अपनी शैतानियत के बल पर इस पूरी दुनिया पर राज करूं। हा हा हा। उस साये की हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। अचानक वो साया उड़ती हुई चमकती हुई चीज को देखकर उसे अपने पास बुलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने कुछ मंत्र पढ़े, वैसे ही वो उड़ती हुई चीज उसके हाथों में आ गई। ये वही शीट थी जो सार्थक के हाथ में थी। सार्थक ने इसे देखते ही पहचान लिया। अरे अरे, ये तो वही ड्राइंग शीट है जो मुझे उस स्टोर में मिली थी और मैं आपको दिखाने लाया था दी। हड़बड़ाते हुए सार्थक बोला। अचानक पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा और जहां रोशनी और सार्थक खड़े थे, वहां से कुछ ही दूरी पर धरती फट गई और एक कब्र उससे बाहर आ गई। जैसे ही कब्र बाहर आई, उस काले साये के चेहरे पर से नकाब हट गया। माँ आप? सार्थक और रोशनी दोनों एक साथ चिल्लाए। हाँ मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। 100 साल पुरानी पिशाचिनी हूँ जो ना अपने परिवार की होती है और ना ही अपने बच्चों की। मुझे शैतानियत ताकतों के लिए अपने ही खून की बलि देनी थी, लेकिन ये लड़की मेरी दुश्मन है। इसकी अच्छाई की ताकतों के आगे मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई। बहुत बार इसने तुझे जाने अनजाने में बचा लिया, लेकिन आज नहीं, आज कोई नहीं बचेगा। ये देख रहे हो? उस ड्राइंग शीट की तरफ इशारा करते हुए वह कहती है। जब मेरे आका को इस कब्र में डाल दिया गया था, उससे पहले इन्होंने ये कागज दिया था और बताया था कि जो कोई अच्छी शक्ति इसे छुएगी तो ये इस कागज से निकल कर बाहर आ जाएगा। बचपन में एक बार इस लड़की ने इसे छुआ तो ये एकदम से जगमगा गया, लेकिन उस वक्त ये 18 की नहीं थी। इतने सालों से मैं इसके 18 की होने का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए आज से 3 महीने पहले से यहाँ बलि देकर अनुष्ठान कर रही थी, ताकि ये लड़की 18 की होते ही इसे छुए और बाहर आ जाए। आज आखिरी बलि है और वो बलि है मेरे अपने खून की। कहते हुए एक भयानक हंसी के साथ अपना हाथ लंबा करके सार्थक को उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया।
सार्थक दर्द के मारे तड़पने लगा। दीदी बचाओ, माँ छोड़ दो मुझे। सार्थक खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अचानक उसे वो शीट दिखी जिस पर अभी भी रोशनी चमक रही थी। सार्थक को उठाने के चक्कर में उसकी माँ ने उस सीट को छोड़ दिया था। वो शीट वहां से उठती आग की लपटों के पास ही गिर पड़ी थी। रोशनी आग की तरफ भागी और उस शीट को उठा लिया। आग के पास पहुंचते ही रोशनी के शरीर पर लगा कांच का पर्दा फिर से पिघलने लगा था और जमीन पर गिरते हुए एक गोला सा बन गया। देखते ही देखते रोशनी के हाथ में पकड़ी गई शीट अचानक से परिवर्तित होकर एक हथियार का रूप ले चुकी थी। जैसे ही वो शीट हथियार में बदली, वैसे ही आसमान से एक रोशनी उस हथियार पर गिरी। पूरे कब्रिस्तान में रोशनी फैल गई। वो 100 साल पुरानी पिशाचनी दर्द से चिल्ला पड़ी और उसने सार्थक को छोड़ दिया। सार्थक दौड़कर रोशनी के पास आ गया। आसमान से निकली तेज रोशनी के शरीर पर लगे कांच के तरल पदार्थ से टकराकर पूरे कब्रिस्तान में फैल गई थी और इसी रोशनी से पूरे कब्रिस्तान के पिशाच और चुड़ैल जलकर खाक हो गए। लेकिन वो 100 साल पुरानी पिशाचनी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वो इंसानी रूप में थी। इसी रोशनी से जमीन से निकलने वाली कब्र वापस जमीन में चली गई। अचानक रोशनी को एक आवाज़ सुनाई दी, जो वहाँ पर बनी एक पवित्र कब्र से आ रही थी। उससे भी एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। रोशनी, इसी हथियार से तुम इस पिशाचिनी के इंसानी शरीर को ख़त्म कर दो, ताकि आसमानी रोशनी से यह भी जलकर खाक हो जाए। मैं जानती हूँ कि तुमने इसे अपनी माँ का स्थान दिया, लेकिन इसके शरीर में पिशाचिनी निवास करती है, तो तुम्हें इसे मारना ही होगा। कहते हुए उस कब्र की रोशनी गायब हो गई। हाँ, मार डालो मुझे, लेकिन मैं फिर आऊँगी अपना बदला और अपना सपना पूरा करने। और मुझे मार भी दिया तो क्या, इस कब्रिस्तान का रहस्य तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। कहते हुए वो पिशाचिनी भयानक रूप से हंसने लगी। तभी रोशनी उस कांच के घेरे सहित आगे बढ़ी और उस हथियार को पिशाचिनी के शरीर में घोंप दिया। एक भयंकर चीख से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा और इसी के साथ वो पिशाचिनी जलकर राख हो गई। पिशाचिनी के राख हो जाने के बाद वहाँ सब कुछ सामान्य सा हो गया। आग की लपटें भी बंद हो चुकी थी और रोशनी के चारों ओर बना कांच का घेरा भी गायब हो गया था। रोशनी और सार्थक भागते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए थे और अपने घर वापस पहुंच चुके थे। उसी समय कब्रिस्तान में एक बार फिर एक भयानक आवाज़ गूंजी, मैं वापस आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। और इसी के साथ जो कब्र ज़मीन में चली गई थी, वहाँ एक दैत्याकार विशाल कटीला पेड़ उग आया था। आज भी उस कब्रिस्तान का रहस्य बरकरार है और वो 100 साल पुरानी पिशाचिनी फिर से आने के लिए उसी पेड़ की जड़ों में बैठकर तपस्या कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की दूसरी कहानी।